औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम स्टैटिक और कॉन्स्ट जो दो कीवर्ड्स हैं और जो दो स्पेसिफायर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक को हम कैसे यूज़ करेंगे और कॉन्स्ट को कैसे यूज़ करेंगे। अब हम उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं क्लासेस के बीच। तो सबसे पहले हम स्टैटिक वेरिएबल की बात कर लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है। सो स्टैटिक वेरिएबल इज़ द वन हुज लाइफ टाइम इज़ इक्वल टू द प्रोग्राम्स लाइफ टाइम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ऑर्डिनरी जो स्टैटिक वेरिएबल होता है हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट के उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो basically a static variable is declared inside the class by using static keyword before the data type। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास में जब उसको लिखेंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा डिक्लेरेशन और एक होगा डिफिनीशन, जो दोनों सेपरेट होंगे। क्लास के अंदर हम सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड जो है उसको लगाएंगे वेरिएबल के डेटा टाइप से पहले, जैसे स्टैटिक एंट और उसके बाद डेटा जो जो भी वेरिएबल हो वो हम लिखेंगे। तो स्टैटिक एंट एक्स से हमारे पास एक्स जो वेरिएबल है ये स्टैटिक डिक्लेयर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे इनसाइड द क्लास। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग नो मैटर ये नाउ सॉरी नो मैटर how many objects are created, a static variable. So no matter how many objects are created, a static variable is the one and shared between the objects। ठीक है, मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो हमारे पास एक ही होगा और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में इसको शेयर किया जाएगा। लिहाजा एक स्टैटिक वेरिएबल जो होगा वो एक तो ये है कि वो सिर्फ वन होगा, दो नहीं हो पॉसिबल। मैंने हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं होगा। जैसे ऑर्डिनरी वेरिएबल आपने देखे हैं कि जैसे मैं कोई वेरिएबल इंटीजर एक्स डिक्लेयर कर लेता हूँ तो नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स में बनाऊंगा तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंटीजर एक्स का एक वर्जन बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टैटिक की केस में। स्टैटिक को हम अगर एक वेरिएबल को लिख लेते हैं इंटीजर एक्स, स्टैटिक को मैंने स्पेसिफाई कर लिया है। नीचे अगर मैं हज़ार ऑब्जेक्ट्स भी बनाता हूँ तो एक ही स्टैटिक वेरिएबल एक्स बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेंगे। और ये जो वेरिएबल होगा ये शेयर्ड होगा बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास 100 हैं, 200 हैं, 300, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर ऑब्जेक्ट जो है इसी वेरिएबल के को एक्सेस कर सकेगा। लिहाजा हम इसको कहते हैं कि ये एक शेयर्ड वेरिएबल होगा, जैसे ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, द इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल इज आउटसाइड द क्लास। जैसे हमने कहा कि दो पार्ट्स होंगे, एक डिक्लेरेशन होगा और एक इनिशियलाइजेशन होगा। तो डिक्लेरेशन पार्ट जो होगा वो तो इनसाइड द क्लास होगा और जो डिफिनीशन पार्ट होगा वो आउटसाइड द क्लास होगा। और जैसे आप जानते होंगे कि आउटसाइड ऑफ द क्लास किसी चीज़ को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या लिखेंगे। उससे पहले क्लास का यहाँ पर मैं इसका थोड़ा एक पॉइंटर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, जो भी डेटा टाइप हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, जो भी हो। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम, जो क्लास नेम होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डबल कोलोन और डबल कोलोन के बाद लिखते हैं वेरिएबल। उसके बाद लिखते हैं इक्वल टू और जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम इस तरह समझ लेंगे। तो कंसिडर कीजिए ये एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास एक्स एक्स के नाम से एक क्लास मैंने बनाया यहाँ पर। उसके अंदर हमारे पास है प्राइवेट मेंबर, और मेंबर जो है वो क्या है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंटीजर उसका डेटा टाइप है और ओ बी जे फॉर एग्जाम्पल उसके उसका जो नाम है वो मैंने रख दिया है। और उसको जो है ना स्पेसिफाई मैंने कर लिया है कि ये क्या होगा, ये स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक इंटीजर ऑब्जेक्ट पब्लिक डोमेन के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो फंक्शंस बनाए हैं। एक्स, ये एक फंक्शन जो है ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम जो है क्लास के नाम के साथ मिलता है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ओबीजे जो है वो क्या होगा,
प्लस प्लस होगा। अब जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो बाई वन इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वाइड शो का है। तो वाइड शो का जो ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में क्या करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर डैश आर ओबीजे, यानी लाइव ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे टोटल। उसके बाद एक डिस्ट्रक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेल जो है यहाँ पर इस तरह बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रक्टर है और क्लास का नेम है। तो डिस्ट्रक्टर में हम कहते हैं कि ओबीजे माइनस माइनस। अभी सबसे पहले मैं आपको इस फंक्शन की एक जो 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 मेन मकसद है वो बता देता हूँ। इस फंक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, इस प्रोग्राम में हम ऐसा करते हैं कि जी जितने भी लाइव ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ये हमें काउंट करके देगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो ये मुझे आउटपुट देगा 5 ऑब्जेक्ट्स। अभी अगर एक ऑब्जेक्ट एग्जिट हो जाता है तो उसका डिस्ट्रक्टर रन होगा। जैसे उसका डिस्ट्रक्टर रन होगा तो उसके जो ओबीजे की वैल्यू है उसकी क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्स कॉमा एक्स, फॉर एक्स का कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से ओबीजे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि ओबीजे को स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको हमने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द क्लास, यहाँ पर क्लास का जो एक सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए सेमीकोलन। क्लास के स्कोप के बाहर यहाँ पर मैंने क्या क्या है, क्लास की बॉडी के बाहर यहाँ पर मैं लिखा है इंटीजर एक्स और उसके बाद फुल कोलन ओबीजे इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक कैसे हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर, उसके बाद क्लास का नेम जो, उसके बाद ओबीजे और उसके बाद उसका जो वो है। अच्छा, तो अब ऐसा करें जी कि यहाँ पर आप देखिए मैंने जैसे मेन फंक्शन बनाया है यहाँ पर वाइड मैन, ठीक है। मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पर सबसे पहले कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ए बी और सी, 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं। अच्छा, जो जैसे जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये ए नामी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। तो क्रिएट होने की वजह से इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होगा तो फॉर द फर्स्ट टाइम चूंकि अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो ये इनिशियलाइज हो चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका हो, ओबीजे में 0 पड़ा होगा। तो ओबीजे हमारे पास होगा अभी अभी के लिए ओबीजे इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि इंशलाइज हो चुका होगा 0 में। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जी के यहाँ पर जैसे इसका कंस्ट्रक्टर कार होगा तो ओबीजे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने की वजह से अब ओबीजे की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये बी वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ओबीजे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। तो ओबीजे नया ओबीजे नहीं बनेगा, बी नंबर, ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है इसके लिए कोई नया वर्जन बी का ऑब्जेक्ट का तैयार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसी के साथ इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया जाएगा। आगे उसके बाद फिर जब ये ऑब्जेक्ट सी है, ये जैसे क्रिएट होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह के बाद क्या होगा, इस स्टैटिक कीवर्ड की वजह से ओबीजे का नेक्स्ट वर्जन तैयार नहीं होगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग ओबीजे होगा उसकी वैल्यू को बाई 1 इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और ये 2 जो है ख़त्म होकर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। उसके बाद जी जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा ए डॉट शो, तो ये ऑब्जेक्ट ए कॉल कर रहा है शो फंक्शन को, ऑब्जेक्ट ए कॉल कर रहा है शो फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट ए कॉल कर रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट ए इसको कॉल करता है तो टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर ओबीजे, ठीक है। ओबीजे कितने हैं, अब हमारे पास 3 हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या देगा कि टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर 3, ये वाला ए का ए डॉट शो का आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे बी डॉट शो। जैसे हम बी डॉट शो को करेंगे तो बी डॉट शो बी वाला ऑब्जेक्ट शो फंक्शन इसको कॉल करेगा। कॉल करने के बाद जी यही होगा कि टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर ओबीजे। तो ओबीजे तो अभी भी 3 है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई ऑब्जेक्ट अभी एग्जैक्ट नहीं हुआ ताकि उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाए। सिमिलरली सी के साथ भी तो 3 बार ये प्रिंट हो जाएगा कि टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर 3, टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर 3, टोटल लाइव ऑब्जेक्ट्स आर 3।
और जैसे ही हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट करेंगे, जैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसके जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एक रेस कार एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कई सारी गाड़ियां मुकाबला करती हैं, रेस करती हैं, तो लगाती हैं, तो उसमें अगर एक गाड़ी बाकी गाड़ियों के बारे में मालूमात रखना चाहती है, तो जैसे ही एक गाड़ी कंपटीशन में उतरेगी तो उसके साथ उसका जो काउंटर वेरिएबल होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा कि जी अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो कार्स हैं वो इंक्रीमेंट हो गए हैं। और जैसे ही कोई कार पलटेगा या उसके बाद कोई छोड़ देगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी। तो यूँ एक कार जो है बाकी रेस कार के बारे में इंफॉर्मेशन अपने साथ रख सकती है। अच्छा, इसका जो हम थोड़ा सेटअप देखते हैं, तो ये हमारे पास एक क्लास का स्ट्रक्चर है। क्लास में हमारे पास कुछ नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक मेंबर्स हैं। ये क्लास का एक ब्लूप्रिंट है। जस्ट आप ये सोचिए, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा हम्म, किधर है पॉइंटर ऑप्शंस में, यहाँ पर है इरेजर, ठीक है, तो इरेजर से मैं इसको हटा देता हूँ, इनको भी हटा देता हूँ। अच्छा, तो अब इस ब्लूप्रिंट के अंदर जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट जैसे ही होगा, तो उसमें जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होंगे उनके एक सेपरेट कॉपी बन जाएगी। लेकिन जो स्टैटिक मेंबर्स होंगे वो वही वाले यूज किए जाएंगे। जैसे स्टैटिक मेंबर जो जो हमारे क्लास के अंदर होंगे वही कंसिडर किया जाएंगे, और नॉन स्टैटिक मेंबर का एक अपना वर्जन क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा, तो जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होंगे उनका तो एक अपना वर्जन बन के ऑब्जेक्ट 2 के लिए स्पेसिफाई हो जाएगा, जैसे ये वाला, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक मेंबर का जो एक वर्जन तैयार होके वो ऑब्जेक्ट 2 के लिए स्पेसिफाई हो जाएगा, और उसके लिए जो स्टैटिक मेंबर्स होंगे वो वही वाले यूज होंगे जो पहले से मौजूद हैं। सिमिलरली जैसे ही ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट होने के साथ जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उनका एक अपना वर्जन तैयार बन जाएगा, और जो स्टैटिक मेंबर्स हैं वो वही के वही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्ट कर रहे हैं। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शेयर्ड है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं शेयर स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, उनके बीच शेयर हो रहा है। लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उनके डिफरेंट वर्जन्स बन रहे हैं, ठीक है। एक वर्जन है ऑब्जेक्ट 1 के लिए, एक वर्जन है ऑब्जेक्ट 2 के लिए, और एक वर्जन है ऑब्जेक्ट 3 के लिए। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपने अपने वर्जन बन रहे हैं, हर एक अपने अपने स्पेसिफिकेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं कांस्ट पर। कांस्ट क्या है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और कांस्ट स्पेसिफायर एज डिस्कस्ड is used to disallow a function from modifying the variable followed by const कीवर्ड। कीवर्ड के बाद जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करने से रोकने के लिए हम कांस्ट स्पेसिफायर लगाते हैं। इन क्लासेस कॉन्स कैन बी यूज इन 3 प्लेसेस और 3 कॉन्टेक्स्ट। हम 3 कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस, अगर मेंबर फंक्शन को हम कॉन्स्ट कर लेते हैं। नंबर 2 कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स, अगर किसी मेंबर फंक्शन के आर्गुमेंट को हम कॉन्स्ट कर लेते हैं, या फिर हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट कर लेते हैं। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इनको हम यूज कर सकते हैं कॉन्स्ट के लिए इनसाइड अ क्लास। अब हम क्या करते हैं कि एक एक को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कांस्ट मेंबर फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि अगर कोई मेंबर फंक्शन कांस्टेंट हो, तो अ कांस्ट मेंबर फंक्शन गारंटीज that it will never modify any of the data members of the class, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जी कांस्टेंट जो मेंबर फंक्शन होंगे वो इस चीज की गारंटी देते हैं कि वो जी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको कभी नहीं छेड़ेंगे। क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको मॉडिफाई नहीं करेंगे, उनको कभी नहीं छेड़ेंगे। और ये कांस्ट मेंबर फंक्शन गारंटी इस तरह देता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ये एक पॉइंटर ले लेता हूँ। क्लास एक्स, एक्स के नाम से एक क्लास मैंने यहाँ पर बनाई है। उसमें प्राइवेट डेटा मेंबर है इंटीजर टाइप का, और वो क्या है, मेम, ठीक है। आप देख लीजिए मेम कोई प्राइवेट डेटा मेंबर है। नीचे हमारे पास पब्लिक है वॉइड नॉन कॉन्स्ट, कोई एक फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूं कि मैम इज इक्वल टू 20, मैम में 20 डाल दीजिए, इट्स ओके। नीचे क्या है,
वाइट कांस्ट फंक्शन का एक और फंक्शन है मेरे पास, और अब ये वाला फंक्शन जो है ये क्या है, ये कांस्ट है। तो इसमें आपको जो है ना इसका एक सिंटैक्स भी याद रखना चाहिए कि कांस्ट मेंबर फंक्शन बनाने के लिए आपने मेंबर फंक्शन के नाम के बाद, ये जहां तक यहाँ तक मेंबर फंक्शन था, उसके पैरेंथेसिस के बाद और बॉडी से पहले, ये वाले बॉडी है तो इससे पहले, बॉडी से पहले और पैरेंथेसिस के बाद आपने क्या लिखना है, कांस्ट लिखना है। कांस्ट लिखने की वजह से जो ये वाला फंक्शन है ये कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर ये कांस्टेंट बन जाता है तो इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आप किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते डेटा मेंबर्स की। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ कि मेम इज इक्वल टू 40, जो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि मैं इस फंक्शन के अंदर मेम जो एक डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को छेड़ नहीं सकता, उसकी वैल्यू को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्लास का जो डेटा मेंबर है मेम, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर छेड़ नहीं सकता, लिहाजा ये कांस्ट के। अब यहाँ पर देखिए मैं मेम इक्वल टू 20 यहाँ पर आसानी से कर सकता था, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन था ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन था। लेकिन अगर यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कांस्ट, ठीक है, तो फिर कहानी वही बन जाएगी कि ये वाला भी बन जाएगा कांस्टेंट, और अगर ये भी कांस्टेंट बन जाएगा तो उसके बाद भी ये हम नहीं कर पाएंगे, मैम कॉम्पोनेंट असाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कांस्ट मेंबर फंक्शन को सबसे पहले लिखना कैसा है, मेंबर फंक्शन के नाम के बाद कांस्ट लिख लेना है। उसका काम क्या है कि जी जितनी भी डेटा मेंबर्स हैं उसकी वैल्यू को ये छेड़ नहीं सकता। हाँ, डिस्प्ले करना है तो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि सी आउट मेम, कि यहाँ पर सी आउट मेम कर लो तो वो कर सकते हैं, सी आउट मेम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले करना किसी की वैल्यू को छेड़ना या मॉडिफाई करने के मुतरादिफ नहीं है, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, उसकी वैल्यू को किसी में कोई और चीज़ असाइन करना वगैरह ये नहीं कर सकते। अच्छा, इन केस ऑफ बोथ डिक्लेरेशंस एंड definitions यूज द कीवर्ड कॉन्स्ट इन बोथ ऑफ देम। अब अक्सर हमारे पास ये होता है कि जो बाज़ औक़ात क्लासेस होते हैं उनमें कुछ फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं इनसाइड द क्लास, लेकिन उन्हीं फंक्शंस को हम फिर आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमने कैसे कांस्ट फंक्शन को यूज़ करना है, तो डिक्लेरेशन में भी वही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन बनाता हूँ तो यहाँ पर भी इधर कॉन्स्ट लिख के और डिक्लेरेशन को यहाँ पर सेमीकोलन लिख के इसका डिक्लेरेशन बना दूंगा, और जैसे डिफिनीशन पे जाऊंगा तो डिफिनीशन में एक बार फिर से मैं कांस्ट को लिखूंगा। ठीक है, तो कांस्ट जो कीवर्ड है इसको बोथ हम डेफिनेशन में और डिक्लेरेशन में हम यूज करेंगे। सही, इसको अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर काम नहीं करेगा। अच्छा, जो दूसरी जो कैटेगरी थी कांस्ट की, वो कांस्ट फंक्शन आर्गुमेंट से, अगर फंक्शन के आर्गुमेंट को हम कांस्ट कर देते हैं, इफ एन आर्गुमेंट यूजुअली पास बाय रेफरेंस, ठीक है, जो पास बाय रेफरेंस आर्गुमेंट हो उसको हम इज मेड कांस्टेंट, अगर उसको हम कांस्ट बना देते हैं, देन द करेस्पॉन्डिंग फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई इट्स वैल्यू। तो वो जो फंक्शन होगा वो उस आर्गुमेंट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जी आप जो फंक्शन है आप इस डेटा मेंबर को या इस आर्गुमेंट को छेड़ नहीं सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट पास टू द एज अ फंक्शन आर्गुमेंट एंड रिटर्न एज आर्गुमेंट, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में जब वो टॉपिक्स करेंगे तो इस एग्जांपल को वहाँ पर हम कवर कर लेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन के आर्गुमेंट को कांस्ट करके हम अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड वन जो हमारे पास है वो कांस्ट ऑब्जेक्ट है। कांस्ट ऑब्जेक्ट का क्या है, इफ वेरिएबल ऑफ बेसिक डेटा टाइप इज मेड कांस्ट, अगर किसी बेसिक डेटा टाइप की जो है उसको हम कांस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, देन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड, तो उसकी वैल्यू हम फिर प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड टू बी कांस्टेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कांस्ट कर लेते हैं दैट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई, अब एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का क्या मतलब हो सकता है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि उसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको चेंज करना। सही है, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर्स। ठीक है, डेटा मेंबर की वैल्यू को आप नहीं चेंज कर पाओगे, बट इट इज अटेंड इफ यू डिफाइन ऑल ऑफ इट्स मेंबर फंक्शन एज कांस्ट। ठीक है,
तो इस मकसद के लिए आप फिर क्या करते हैं, सारे मेंबर फंक्शन को कांस्ट करके जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कांस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ऑब्जेक्ट को कांस्ट कर लिया है तो फिर वही कांस्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्ट मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर पाएगा। इट मींस थ्रू सच ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कांस्ट ऑब्जेक्ट है, कांस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए वी कैन एक्सेस ओनली कांस्ट मेंबर फंक्शन। जो भी मेंबर फंक्शन कांस्ट होंगे उनको हम एक्सेस कर सकेंगे, और जो कांस्ट नहीं होंगे उनको हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। कंसिडर करें एग्जांपल है, यहां पर है इंटीजर एक्स, जो सॉरी क्लास एक्स के नाम से एक क्लास है। यहां पर मैं क्लोज कर लेता हूं, सॉरी यहां पर सेमीकोलन तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं लगा लेता हूं। और इस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है मेम, ठीक है। अच्छा आप देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, वाइट फर्स्ट, फर्स्ट के नाम से एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है कांस्ट, और कांस्ट में है सी आउट मेम, ठीक है। मेम को डिस्प्ले कर लो, जस्ट एक कोड है। वाइट सेकंड भी एक मेंबर फंक्शन है, और ये मेंबर फंक्शन भी क्या है, ये भी एक कांस्ट मेंबर फंक्शन है, और इसमें हम क्या कहते हैं, सी आउट हेलो। थर्ड हमारे पास जो एक फंक्शन है वाइड थर्ड, और ये नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, ये कांस्ट यहाँ पर नहीं है तो ये नॉन कांस्टेंट है, और इसमें हम कहते हैं सी आउट हेलो क्लास। अब देखिए यहाँ पर मैं मेन में मैं ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वन, और ये ऑब्जेक्ट वन जो है ये नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्स ऑब्जेक्ट वन मैंने बनाया हुआ है जस्ट। उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ एक्स का ऑब्जेक्ट टू के नाम से, ये कांस्ट है, ठीक है। ये कांस्ट ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू एक्स एक्स का, ये कांस्ट है। अब मैं अगर कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट वन डॉट फर्स्ट, तो ऑब्जेक्ट वन से अगर मैं फर्स्ट को कॉल करता हूँ तो ये इजीली कॉल होगा। ऑब्जेक्ट वन से अगर मैं फर्स्ट को कॉल करता हूँ तो ये कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन तो एक आम ऑब्जेक्ट है, और आम ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट दोनों मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट वन से अगर मैं सेकंड को कॉल करूंगा तो ये भी कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, और अगर वो नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको कॉल कर सकता है किसी भी फंक्शन को, चाहे वो कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट हो। ओबीजे वन डॉट थर्ड, यहाँ पर ये वाला जो है, इससे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, एंड इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन की जो टाइप है वो तो कोई कांस्टेंट नहीं है। अब जब उस वो जो कांस्टेंट नहीं है तो वो किसी किस्म के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट टू डॉट फर्स्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट टू क्या है, ऑब्जेक्ट टू की टाइप जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से मैं फर्स्ट को कॉल कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से मैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या फर्स्ट कांस्टेंट है, यस फर्स्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट कांस्टेंट है, लिहाजा ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ठीक काम करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू से मैं फर्स्ट को कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टू भी कांस्ट है और फर्स्ट भी कांस्ट है। ऑब्जेक्ट टू डॉट सेकंड, ऑब्जेक्ट टू से जब मैं सेकंड को कॉल करता हूं तो ये वाला भी चलेगा, क्योंकि जो सेकंड फंक्शन है उसकी स्पेसिफिकेशन भी क्या है, वो भी कांस्ट है। अब जब वो कांस्ट है तो कांस्ट ऑब्जेक्ट उसको क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। लेकिन थर्ड वाला जो ये वाला कैसे, ऑब्जेक्ट टू जब थर्ड को कॉल करने लगेगा तो यहां पर कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, कहेगा कि ऑब्जेक्ट टू, चूंकि आप जो है कांस्ट ऑब्जेक्ट हैं और थर्ड जो है ये एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, लिहाजा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू टू कॉल ऑब्जेक्ट फंक्शन थ्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट फंक्शन थ्री जो है वो हमारे पास प्राइवेट नहीं है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट का जो होगा सी आउट मेम आउट हो जाएगा, फिर हेलो होगा, हेलो क्लास, ये वाले तो बिल्कुल ठीक चलेंगे। उसके बाद मेम हो जाएगा और हेलो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड जो हेलो क्लास है ये वाला नहीं, ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये कहेगा कि जी जो क्लास की टाइप है, जो ऑब्जेक्ट का टाइप है वो कॉन्स्ट है, और उसके अगेंस्ट जो फंक्शंस है वो नॉन है, ठीक है। अच्छा थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पास था आज का भी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मजीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।